In today's topic we are going to study of NCERT class 7 chapter 3 the दिल्ली सुल्तान। तो आज हम लोग NCERT क्लास 7 के दिल्ली सुल्तान को पढ़ने जा रहे हैं। तो आपने चैप्टर 2 में क्या देखा था कि जो कावेरी डेल्टा होती है, कावेरी डेल्टा का जो क्षेत्र था वो बहुत ज़्यादा बड़ा किंगडम हो चुका था। क्या आपने यह भी नोटिस किया था कि वहाँ पे उस समय दिल्ली का कैपिटल एज अ मैंशन किंगडम कोई नहीं था? क्यों नहीं था? तो इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि एट दैट टाइम दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सिटी हो गया था 12th सेंचुरी। कैसे हो गया था? तो सबसे पहले राजपूत रूलर्स आए, अंगापाला, उन्होंने एक्सपेंड किया। उसके बाद फिर आए यानी कि चौहान रूलर, पृथ्वीराज चौहान। तो ऐसे करते करते हमारा जो दिल्ली है वो तो एक्सपेंड होता ही गया, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट सिटी भी बन गया। तो ये भी बात थी। टेक एट अ लुक टेबल 1। ओके, तो दिल्ली जो पहला कैपिटल बना वो तोमारा राजपूत के अंदर में बना। किसके अंदर? तो तोमारा राजपूत के अंदर, जिसको 12th सेंचुरी के मिडल में ही चौहान ने हरा दिया। यानी कि जो कि चौहान जो कि अजमेर के रूलर थे उसने हरा दिया। यानी पृथ्वीराज चौहान और तोमार्स और चौहान के अंदर एक दिल्ली जो था एक इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर बन चुका था। जाना मर्चेंट वो बहुत रिच थे। जाना मर्चेंट जो होते थे तो वो बहुत रिच थे उस समय। तो उन्होंने बहुत तरीके के मैनी सेवरल टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट किया। और उस समय जो कॉइन्स चलते थे उन्हें हम लोग दिल्ली वाल कहते हैं। जो दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन हुआ सब कॉन्टिनेंट से शुरू हुआ, और यह कहाँ से हुआ? फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। और ये 13th सेंचुरी में बहुत एक्सपेंड करता गया। तो आप टेक एट अ लुक टेबल 1 हम लोग देखेंगे यहाँ पे। फिर हम लोग जो दिल्ली सल्तान है वो जो सिटीज़ जो कि एरियाज़ के अंदर में आए उसी को हम लोग दिल्ली कहते हैं। जो फर्स्ट रूलर आए थे, दी रूलर्स ऑफ दिल्ली जो आए थे वो हुआ था, यहाँ पे थोड़ा फोटो अच्छा से नहीं आया है तो आप अपने बुक से देख सकते हो। यहाँ पे पहले जो रूलर आए थे वे आए थे राजपूत डायनेस्टी से, अंगापाला जो कि पहले रूलर रहे थे। आप अपने बुक से देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे अच्छा से फोटो नहीं आया। तोमाड़ा जो थे वो फर्स्ट कौन रूलर थे? अंगापाला थे। फिर चौहान आए, पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने 1175 to 1192 तक रूल किया। ठीक है। फिर पृथ्वीराज चौहान आ गए जिन्होंने 1172 से 1192। अब यहाँ बात आती है कि 1172 से जो 1206 तक किसने रूल किया? तो यहाँ से तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रूल किया यहाँ तक। लेकिन इस आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो पृथ्वीराज चौहान के बाद आए वो आए थे मोहम्मद घोरी। और मोहम्मद घोरी जैसे बैटल ऑफ तराइन हुआ था, तो एक समरी बता रहे हैं कि बैटल ऑफ तराइन हुआ था तो मोहम्मद घोरी इसमें जीत गए थे। तो उसके बाद जो तुर्किश रूलर आए थे वो पहले रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने 1206 से 1210 तक रूल किया। फिर आए शमाशुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1213 तक। फिर रजिया सुल्तान, ये जो थी पहली वुमेन क्वीन रूलर रही थी। रजिया सुल्तान जो थी पहली वोमेन थी। इसके भी पीछे की स्टोरी है कि ये जो शमाशुद्दीन इल्तुतमिश की ये डॉटर रही थी तो रजिया सुल्तान बनी थी। लेकिन 1236 इन्होंने सिर्फ 4 ही साल रूल किया, उसके बाद इसका मर्डर करवा दिया गया। क्योंकि एट दैट टाइम जो रजिया सुल्तान थी तो वो पहले क्वीन रूलर थी। ऐसा नहीं कि रजिया सुल्तान सिर्फ वही वोमेन रूलर रही है, उसके बाद भी आई है। फॉर एग्जांपल जैसे रुद्रमा देवी आई है, फिर दिद्दा आई है। तो दिद्दा का मतलब होता है एल्डर सिस्टर। तो ये सब आई है जो कि कश्मीर से में रूल करती थी। तो मिन हिजा आई सिराज, तो ये पहला यानी कि यानी इसके इल्तुतमिश के जो अच्छे जो लिखते थे ऑथर थे तो वो थे। तो उसने क्या लिखा कि रजिया सुल्तान तो ठीक है, अच्छा है, क्वींस रूलर है, ये अच्छा काम भी करती है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अपने तीनों भाई यानी कि जितने भी इसके ब्रदर्स हैं वो उससे अच्छा करती है। लेकिन क्या होता है, हम आपको समरी बता रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा बोला क्या कि गॉड के क्रिएशन में, गॉड के रजिस्टर में जो है यानी कि रजिया का मैन लिस्ट में नहीं है, उसका जो
है वो रजिस्टर वोमेन लिस्ट में है। तो उसकी फिर भी उसने बोला कि वो इतना एक्सीलेंट क्वालिटीज़ एज अ वोमेन बन के वो कैसे आई, तो ऐसा बात हुआ। फिर उसके बाद इसका मर्डर कर दिया गया। फिर आया है घियासुद्दीन बालबन 1266 से 1282, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर शुरू हुई खालजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक। जलाउद्दीन खालजी जो कि अलाउद्दीन खालजी के चाचा थे, उन्होंने 1290 से 1296 तक 6 साल तक रूल किया। फिर अलाउद्दीन खालजी, तो इस समय क्या था, घियासुद्दीन बालबन में बहुत सारे एक्सपेंड किया, उस पर बहुत सारे एक्सपेंड उन्होंने किए थे अपने जो हिंटरलैंड पे। तो अब भाई सब आपको पता चलेगा हिंटरलैंड क्या है, तो ये सब समझाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1360 तक। फिर तुगलक डायनेस्टी शुरू होती है जिसमें घियासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने 1320 से 1324 तक रूल किया। फिर मोहम्मद तुगलक, जिसने 1324 से 1351 तक रूल किया। फिर आते हैं फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने 1351 से 1388 तक रूल किया। फिर आती है सैयद डायनेस्टी, खिज्र खान, जिसने 1414 से 1421 तक रूल किया। फिर लोडी डायनेस्टी, बहलूल लोडी जी के, जिन्होंने 1451 से 1489 तक रूल किया। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते, ऐसा बात नहीं है कि याद नहीं, ऐसे पढ़ते पढ़ते ये सब भी नाम आपको याद हो जाएगा। अब आता है फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। तो आपको पहले तो इस फोटो में देखना है, आप फोटो में देखो कि पहले जो थे ना, पहले के जो ऑथर रहते थे उस समय उतना पेपर नहीं था, इन्वेंट नहीं हुआ था, तो वो सब पेपर को बनाते थे। फिर इंक भी उस समय नहीं था, तो जो गोल्ड होता है ना, सोना, उसको मेटल करके पिघला के उसका इंक बनाते थे। बनाने के बाद फिर वो लिखते थे। तो अब हमको यहाँ पे यानी कि उस समय के जो मेन हिस्टोरियंस पता करते थे कि उन समय के जो 3 चीज़ थे, पहला तो था इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स और आर्किटेक्चर। उसके अलावा ये सब तो इन्फॉर्मेशन देते ही थे, लेकिन तारीख भी इंफॉर्मेशन देता था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तारीख क्या है, पहले आप मैन्युस्क्रिप्ट आपने पढ़ा कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, हैंड रिटन टेक्स्ट को हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। तो तारीख से इंफॉर्मेशन मिलती है, वो भी ऐसा ही होता है। सिंगुलर में इसको तारीख कहते हैं, प्लूरल में तावारीख कहते हैं, ठीक है। तो इससे भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है। तो ये भी बात है, जो तावारीख यानी कि तारीख जो लिखते थे उस समय उतने नहीं थे, आधातर इलिटरेट ही पर्सन रहते थे, ऐसा बात नहीं है, लर्नड मैन भी रहते थे। जो पढ़े लिखे लोग रहते थे वे तारीख को लिखते थे। फॉर एग्जांपल सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोइट्स और काउट्रीज, ये सब लिखते थे। जो किंग को एडवाइस देते थे वे सब ये लिखते थे। अब देखो दिस सर्कल ऑफ जस्टिस है, यहाँ पे है दिस सर्कल ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पे क्या, फक्र आई मुदाबिर रोट इन 13th सेंचुरी, उन्होंने लिखा था ये वाला सर्कल ऑफ जस्टिस लिखा था। अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज। सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स, बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रिपेयर्स एंड हैप्पी। दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। मतलब फुक्र आई मुदाबिर ने लिखा था 13th सेंचुरी में कि जो एक किंग है वो बिना सोल्जर के यानी बिना सैनिक के क्या रह सकता है, उसे तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा ही नहीं, तो उससे सोल्जर की ज़रूरत होगी। और एक सोल्जर जो है वो बिना सैलरीज के नहीं रह सकता। और सैलरीज कहाँ से आएगी, पीजेंट से आएगी, किसान से आएगी। रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता है, किसान मेहनत करेगा, क्रॉप उगाएगा, उससे से जो उसको रेवेन्यू आएगी वो किंग को देगा। लेकिन पीजेंट यानी किसान कब रेवेन्यू देगा, जब वह खुश रहेगा, और या क्या, जब राजा उसको जस्टिस देगा, न्याय देगा और अच्छा ऑनेस्ट ईमानदारी से गवर्नेंस देगा, तभी ना ये सर्कल ऑफ जस्टिस चल पाएगा। तो फिक्र आई मुदाबिर ने बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे लिखी है। तो आपका होमवर्क है कि आप यहाँ पे ये जो लिखा हुआ क्वेश्चन आप ये कमेंट में लिखो कि आपको समझ में आया या नहीं। और अब हम लोग तारीख के बारे में पढ़ेंगे। जो तावारीख है, मेनली आपको तावारीख यानी कि जो तारीख में है आपको सिटीज़ से रिलेटेड चीज़ आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि एट दैट टाइम रूरल जो एरिया होता था इंडिया में, तो मेनली जो लिखते थे तारीख को वो क्या मेनली सिटीज़ में रहते थे, यानी मेनली दिल्ली में रहते थे, ना कि रूरल एरियाज़ में। तो रूरल एरियाज़ में आपको बहुत ही हार्डली खोजने को मिलेगा। और सेकेंड थिंग था कि वे क्या करते थे, दे ऑफन रोड देयर हिस्टोरियंस फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवार्ड।
रिगार्ड, वे प्रेस करके लिखते थे, कोई भी रूलर की प्रशंसा करके रखते थे, क्योंकि वह आशा करते थे कि उनसे वह रिच रिवार्ड्स ले, अच्छा रिवार्ड्स ले कुछ। थर्ड थिंग है, these authors advise rulers on the need of preserve an ideal social order based on bright right and gender distinction. Their ideas were not shared everybody। मतलब जो ऑथर्स पहले के थे वे रूलर्स को एडवाइस देते थे सोशल ऑर्डर बेस्ड, यानी ब्राइट राइट बर्थ राइट का एडवाइस देते थे। जो जेंडर डिस्ट्रैक्शन होता था उस समय की, जो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इससे कोई बार्बर या कोई ये सब नहीं बन सकता। तो ये मेनली 3 रीजंस थे। एंड थर्ड थिंग है कि जो क्वीन रूलर बनी थी 1236 में, सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर रजिया सुल्तान जो बनी थी वो अब आपको क्वेश्चन आएगा मिन हिज आई सिराज कौन है। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्या थे, इल्तुतमिश के एक बहुत अच्छे ऑथर रहे थे, बहुत ऑथर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिखा है कि वो जो रजिया सुल्तान है, ठीक है वो तो अच्छी, लेकिन यह वह क्वालिफाइड भी, अपने जितने भी इल्तुतमिश के बेटे थे उससे सबसे अच्छी रजिया सुल्तान अपने एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल लेती है। लेकिन उन्होंने यह भी लिखा कि उसे क्वीन रूलर नहीं चाहिए बल्कि किंग रूलर चाहिए, नॉबल्स जो होता है वो चाहिए। नॉबल्स मतलब होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो ये चाहिए। तो उसने क्या किया, रजिया को 1240 में डेथ हो जाती है। फिर अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट मिन हाज आई सिराज थॉट अबाउट रजिया। क्या सोचता था वो रजिया के बारे में? वह यह सोचता था कि जो क्वीन रूलर है वो क्या है, गॉड ने क्रिएट किया, एक रजिस्टर को क्रिएट किया जिसमें क्वीन रूलर नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा कि इन रजिस्टर द गॉड क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, हाउ डिड सी गेन फ्रॉम ऑल ऑफ हर एक्सीलेंट क्वालिटीज। मतलब कि उसने कहा है कि जो रजिस्टर है, जो गॉड का रजिस्टर है, उसमें तो ये नहीं है, उस रजिया तो एक क्वीन रूलर थी, तो ऐसा नहीं कि उसका तो मैन में है कॉलम, मैन के कॉलम में नेम है तो उसका वोमेन के कॉलम में नेम है। वो यह सोचता था कि उसका तो मैन के कॉलम में नेम है। फिर ये इसके पास इतनी एक्सीलेंट क्वालिटीज़ कहाँ से आई? तो ये जो रजिया यानी कि इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, ये सब क्या है, ये हम बताते कि ये सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी डॉटर थी। तो ये ऐसा नहीं कि रजिया सुल्तान ही सिर्फ क्वीन रूलर बनी थी, इसके बाद रुद्रमा देवी भी बनी थी जिसने 1262 से 1289 तक रूल किया, जो कि ककतिया डायनेस्टी की थी और आंध्र प्रदेश से और जो रुद्रमा देवी थी उन्होंने अपना इंस्क्रिप्शन, मतलब कि रुद्रमा देवी ने अपना नाम चेंज किया। वो चाहती थी कि इसके हिस्टोरियंस उसको एज अ मैन जाने, वो अपना नाम मैन में चेंज की। और जो दूसरी क्वीन रूलर बनी थी वो बनी थी दिद्दा। अब दिद्दा का मतलब होता है एल्डर सिस्टर या दीदी, जो कि कश्मीर में रूल करती थी। तो मेनली यहाँ पे ऐसा नहीं कि रजिया ही बनी थी, रुद्रमा देवी और दिद्दा, जिसे हम लोग एल्डर सिस्टर या दीदी भी कहते हैं, दिद्दा ने कश्मीर पे रूल किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे द गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो अभी मेनली इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर। नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, कवर करेंगे द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो गैरिसन टाउन क्या होता है? मेनली आपके अभी मन में यही क्वेश्चन उठ रहा होगा कि व्हाट इज़ गैरिसन टाउन। तो गैरिसन टाउन क्या होता है? गैरिसन टाउन हम किसको कहते हैं? जहाँ पे यानी कि सोल्जर रहते हैं, वहाँ पे यहाँ पे पढ़ते हैं। अर्ली 13th सेंचुरी जो दिल्ली था वो क्या फोर्टिफाइड था, यानी किलों से घिरा हुआ था। और जो किलों से घिरा हुआ था उसमें सैनिक रहते थे, सुल्तान के फैमिली रहते थे, उसी को गैरिसन टाउन कहते हैं। अब हिंटरलैंड क्या, जैसे कहीं अगल बगल से, जैसे गैरिसन टाउन, जैसे अगल बगल से कोई सामान आता है, सर्विस यानी अच्छी यानी कि सामान आता है, उसी को हम लोग हिंटरलैंड कहते हैं। तो वो जो अगल बगल का जगह होता है, उस फोर्ट के अगल बगल का जगह, उसी को हिंटरलैंड कहते हैं। तो उस समय सुल्तान क्या थे? ट्रेड पे डिपेंडेंट थे, ट्रिब्यूट पे डिपेंडेंट थे। वो क्या करते थे, या फिर वह ट्रेड क्या करते थे, क्रॉप्स आधा लेते थे और उसके बदले चावल उसको देते थे और क्रॉप्स लेते थे, तो ऐसे करते थे। या फिर उसमें लूट मार करते थे, प्लंडर करते थे।
अब फिर क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि गैरिसन टाउन पे जाना यानी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। पहला तो होता है रेबिलियन। रेबिलियन मतलब कि जो अपना ही सेना है वो विरुद्ध आ जाता था, कभी वार होता था, मारपीट यानी कि लड़ाइयाँ होती थी, फिर कभी इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रैगल कम्युनिकेशन रूट्स, और कभी कभी बैड वेदर जैसे कहीं भी फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, तो आने जाने में दिक्कत होता है। फिर जो मंगोल थे, मंगोल इन्वेंशन आक्रमण मंगोल ने करने के लिए सोचा, तो उसने चैलेंज किया, उन्होंने चैलेंज किया क्योंकि वो जान रहे थे कि सुल्तान अब कमज़ोर हो रहा है, और इसके कारण उसने क्या किया, चैलेंज किया। तो उस समय कौन थे, घियासुद्दीन। उन्होंने क्या किया, उसने कॉन्सोलिडेट किया उसको, हिंटरलैंड को उसने क्या किया, अपने कंट्रोल में लिया। बोला कि अरे मंगोल इसे ले लेगा और हम लोगों को हरा देगा, तो उसने उसे बहुत ज़्यादा उसे ले लिया, हिंटरलैंड को अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद घियासुद्दीन के बाद उसने बहुत सारा हिंटरलैंड को एक्सपेंड किया, अपने एरिया को। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने भी एक्सपेंड किया, फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उन्होंने भी एक्सपेंड किया। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग घियासुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जो है बहुत हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।